आप सभी की अनुमति हो तो आज के इस कार्यक्रम को शुरू किया जाए। मैं सभी का वंदन करते हुए, सभी का स्वागत करते हुए लोक नीति पर जो आज परिचर्चा के लिए हम लोग एकत्रित हैं, उस कार्यक्रम हेतु सभागार में आपका स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम को हम विधिवत रूप से शुरू करने के लिए सबसे पहले दीप प्रज्वलन के साथ हम कार्यक्रम को शुरू करेंगे। मेरा निवेदन है, हमारे जो सीनियर्स वरिष्ठ लोग पहली पंक्ति में बैठे हैं, आपसे निवेदन है कि आप सभी कृपया दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करें। ये वैदिक परंपरा भी है और हमारे कार्यक्रमों की परंपरा भी है, और हमारे हर घर का संस्कार भी। दीप प्रज्वलन के साथ हम किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जो उद्देश्य लेकर के हम चल रहे हैं उसमें हमें सफलता मिले। गुप्ता जी आप आए। धन्यवाद। मैं औपचारिक रूप से आज लोकनीति परिचर्चा के इस कार्यक्रम में जो हमारे बीच में वरिष्ठ लोग और इस पार्टी से जुड़े हुए लोग और इस विचारधारा से जुड़े हुए लोग और इस विचारधारा से जुड़ने की मंशा रखते हुए लोग, जो बड़ी शख्सियत हमारे बीच में है, मैं यहाँ बिना किसी का नाम लिए आप सभी का बहुत स्वागत करता हूँ और आपके साथ उन कार्यकर्ताओं का, उन युवाओं का, बहनों का, बच्चों का और स्टूडेंट्स जो यहाँ हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और इस परिचर्चा में एक छोटा सा संक्षिप्त सा कार्यक्रम जो है, इसमें हमारी कोशिश ये रहेगी कि जिस चीज़ के लिए हम यहाँ एकत्रित हैं, जिस परिचर्चा को करने के लिए हम सब एक साथ हैं, उसमें कुछ सार्थक होकर निकले। और ये आज की बात नहीं है कि आज कोई पहला कार्यक्रम है या आज हम कोई नई चीज़ करने जा रहे हैं। विगत कुछ दिनों से लगातार लोकनीति हिमाचल प्रदेश में ही नहीं, कुछ बाहरी राज्यों में जाकर भी युवाओं के बीच में, महिलाओं के बीच में, लोगों के बीच में, गांवों में जाकर के, पंचायतों में भी जाकर के ये परिचर्चा जारी रखे हुए हैं। और लक्ष्य वही है, उद्देश्य हमारा भी वही है कि हम देश को बदलने की बात कर रहे हैं, देश की व्यवस्था को बदलने की बात कर रहे हैं और हम एक नई परिपाटी शुरू करना चाहते हैं, एक नए युग का सूत्रपात करना चाहते हैं। हम एक आम आदमी के जीवन को समझते हुए हम राजनीति से उसको बाहर, उसके राजनीति का जो एक कैद खाना खुला हुआ है, इससे बाहर करके उसको लोक नीति से जोड़ना चाहते हैं। जो जनता चाहती है, जो पब्लिक चाहती है, जो लोग चाहते हैं, हम उस व्यवस्था को सत्ता में लाना चाहते हैं। हम उस व्यवस्था से तंत्र को चलाना चाहते हैं। हम राजनीति से तंत्र को नहीं चलाना चाहते। यही परिचर्चा का विषय है। लेकिन इसके लिए ये बेहद आवश्यक है कि हर व्यक्ति को ये भी पता हो कि लोक नीति क्या है और ये क्यों आवश्यक है। इसीलिए ये परिचर्चा है। मैं इस कार्यक्रम में सबसे पहले चाहूँगा, हमारे बीच में वरिष्ठ हमारे माननीय बैठे हैं और साथ ही में वो कन्वीनर हैं एडहॉक कमेटी शिमला सिटी, श्री सुदामा शर्मा जी। मेरा आपसे निवेदन है कि आप मंच पर पधार कर यहाँ सभी आगंतुकों का स्वागत करें, हमारा मार्गदर्शन भी करें। श्री सुदामा शर्मा जी। आदरणीय श्री एलसी
शर्मा जी जो पथ प्रदर्शक है हमारे लोक नीति पार्टी के, और इनकी पूरी टीम, और यहाँ उपस्थित सब वृद्ध लोग, मेरे भाइयों बहनों, आज का जो उद्देश्य है हमारा लोक नीति पार्टी में कैसे जुड़ा जाए और कैसे इसमें काम किया जाए, इसके लिए काफ़ी दिनों से काम हो रहा है। परंतु मेरे हिसाब से जैसे एमसी के इलेक्शन जो आए हैं, मुख्य हमारा वो उद्देश्य है। इसलिए जितने भी हम इसके साथ हमारे जुड़े पहले मेंबर हैं, नए जो आए हैं, उनसे भी अनुरोध रहेगा अपने विचार रखें, ताकि हम किसी निष्कर्ष पर निखरे कि हम आगे क्या करना है, एमसी में कितने लोगों को खड़ा करना है और क्या उसकी रूपरेखा होगी। तो मैं आप लोगों का मतलब धन्यवाद ही करूंगा कि आप लोग आए और आप अपने विचार इसलिए हमारे को देते रहें। धन्यवाद। धन्यवाद शर्मा जी। और अब मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा आपसे कि जिस एक राजनीतिक दल के साथ हम चलने की बात कर रहे हैं, या जिस नीति की हम बात कर रहे हैं, जिस लोक नीति की हम बात कर रहे हैं, उसका बैकग्राउंड जानना बड़ा ज़रूरी है, उसकी पृष्ठभूमि को जानना जरूरी होता है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो प्रशिक्षित हैं इसमें, जिन्होंने बहुत सारे इस तरह के कार्यक्रम देख लिए हैं, लेकिन अधिकतर लोग इसमें इस कार्यक्रम में ऐसे भी हैं जो लोक नीति को नहीं जानते हैं। उत्सुकता ये रहती है कि इसमें नया क्या है, ऐसी कोई नई बात हो तो हम उसको शुरू करें, और अगर नई बात नहीं है, देश की जो अन्य व्यवस्थाओं की तरह, अन्य पार्टियों की तरह, अन्य राजनीतिक दलों की तरह जो आगे चल रहे हैं, कोई नया राजनीतिक दल खुल गया तो फिर उसमें समानता है, तो फिर उसमें हमें जुड़ के हमने क्या करना है, ये हमेशा शंकाएं रहती। मेरे मन में भी है तो आपके मन में भी होगी। इस तरह की शंकाओं के साथ हम आगे बढ़ भी नहीं सकते। तो सबसे पहले उसका बैकग्राउंड और पृष्ठभूमि जानना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा निवेदन है डॉक्टर एलसी शर्मा जी, जो इस लोक नीति के फाउंडर मेंबर हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप मंच पर आकर के इसकी पृष्ठभूमि पर अपनी बात रखें। आप सभी को प्रातः वंदन। मेरा सौभाग्य है कि आप सभी से लोक नीति पर कुछ बातें साझा करने का अवसर मिला है। पिछले लगभग 15-20 वर्षों से जन समुदाय के साथ काम करते करते कुछ बातें समझ आई हैं कुछ लोगों को, और वो बातें कि हमारे देश की जो जटिलताएं हैं उनका कारण क्या है और उनका समाधान क्या है। जटिलताएं क्या हैं, समस्याएं क्या हैं, वो सभी को पता है, उस पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसके कारण खोजे गए, जो बहुत बड़ी उपलब्धि हमें लगी। लेकिन कारण के बाद उनके समाधान पर भी हम पहुंचे कि समाधान हो क्या सकता है, और उसे हम उससे भी बड़ी उपलब्धि के रूप में देखते हैं। और आज हम एक व्यवस्था को परिवर्तन करने के मकसद से एकत्र हो रहे हैं, बैठ रहे हैं, आपसी आचार विचार साझा कर रहे हैं। ये एक सुखद पहलू है कि जो एक सोच पैदा हुई थी, कुछ लोगों के द्वारा की गई थी, जो देश के लिए संवेदनशील हैं, जो वास्तव में चाहते हैं कि कुछ अच्छा होना चाहिए, जहाँ पे आम आदमी को जीवन के मूल उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मदद के हाथ बढ़े सरकार के आगे, ना कि डंडे के हाथ बढ़े। अभी जो राजनीतिक परिवेश बना हुआ है, अगर आप देखें, इस पूरी दुनिया में 3 चीज़ों को लेकर लड़ाइयाँ हो रही हैं। एक ये कि धरती का टुकड़ा मेरा होना चाहिए, मेरा राज्य बड़े से बड़ा फैलना चाहिए, पूरा संसार मेरा होना चाहिए। ये देश लड़ रहे हैं आपस में। आर्थिक व्यवस्था मेरी सबसे अच्छी होनी चाहिए, सबसे अच्छी इकोनॉमी मेरी होनी चाहिए, ये भी देश का एक दूसरा लड़ाई का पहलू है। तीसरा है कि संसाधन या पावर पूरी दुनिया को गवर्न करने की मेरे पास होनी चाहिए। देश इन 3 चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं। वो चाहे अभी रूस और यूक्रेन के झगड़े हैं, अमेरिका और इराक के झगड़े हैं, अफ़गानिस्तान के मामले हैं, पूरी दुनिया में जब आप देखेंगे उनके पीछे 3 मूल बातें हैं।
सत्ता चाहिए पूरी दुनिया पर राज करने की, संसाधन चाहिए कि सबसे शक्तिशाली हमें माने, और पूरा भूभाग हमारा चाहिए जहाँ पे हमें सम्राट, दुनिया के सम्राट घोषित करें। सरकारें, देश इन 3 चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं। अपने देश की बात करें, अपने देश में अगर देखें, वहाँ पे सत्ता का सबसे बड़ा मोह है और सत्ता पाने के लिए कुछ भी निर्णय किए जा रहे हैं, क्योंकि सत्ता में आने के लिए पूंजीपतियों का, सरमायादारों का, इंडस्ट्रियलिस्ट का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि वो पैसा खर्च करते हैं। और इसलिए सरकार की नीतियां उन लोगों को लाभ पहुंचाने के मकसद से बनती है। और जब वो नीतियां बनती है, नीतियां बनाने के लिए संसद बनाई गई है देश में, लोकसभा, राज्यसभा, जिसके हिस्से हैं 2। और जब सरकार अपनी मंशा पूरा करना चाहती है उन सरमायादारों के को लाभ पहुंचाने के लिए, तो बहुत सारी बातें जो संसद में भी दरकिनार की जाती है, बिना संसद में चर्चा किए बहुत सारे कार्यक्रम पास किए जाते हैं। आपने देखा होगा कृषि बिल जो आया था, किसान आंदोलन जिस पर आया था, वो बिना किसी चर्चा के सरकार ने अपने तरीके से ऐसे टाइम में लागू कर दिया जब संसद थी नहीं, चर्चा किसी से नहीं की। जिन लोगों के लिए वो कानून बनाया, किसानों के लिए, उनसे भी चर्चा नहीं की। पूछ तो लेते कि हम आपके लिए ऐसा करना चाह रहे हैं, ठीक है कि नहीं, आप कुछ और तो नहीं चाहते हैं। पूछने भी उचित नहीं समझा, क्योंकि पूछते तो प्रश्न पैदा होते, प्रश्न होते तो जवाब देना पड़ता, जवाब अगर नहीं है तो फिर सरकार के जो मंशा है अधूरी रह जाती। वहाँ पे कुछ सरमायादारों को लाभ पहुँचाना था, इसलिए किसानों को समर्थन मूल्य की बात नहीं कह सके, क्योंकि कुछ सरकार को फाइनेंस करने वाले ऐसे कुछ बड़ी बड़ी ताकतें हैं जो उस बिल के एवज में बहुत बड़ा अपना कारोबार शुरू कर चुके हैं। इसलिए सरकार को चुप बैठना पड़ा। सरकार ने बिल वापस लिया, लेकिन तब तक जो उद्देश्य इस बिल के पीछे था, लाभ पहुंचाने का किसी को, वो पूरा हो चुका है। अभी देश में कितनी अराजकता फैल रही है, बेरोजगारी की कितनी ऊंची दर हो गई है, महंगाई कहाँ पहुंच गई है, इन सभी बातों से ध्यान भटकाने के लिए युवाओं के लिए एक आज की डेट में अग्निपथ योजना की बात हुई, अग्निवीर की बात आज हुई है, वो भी बिना संसद में चर्चा किए हुए और बिना युवाओं से चर्चा किए हुए। जिन युवाओं के लिए आप कानून बनाए उनको पूछ तो लेते, आपको चाहिए क्या। और एजिटेशन हो रहा है, क्योंकि सरकार अपने दायित्व से पीछे हटती हुई दिखती आ रही है और त्रस्त हो रहे हैं जो युवा, उनकी कोई देख रेख नहीं है। सरकारों के काम बांटने के ज़्यादा हो रहे हैं आज की दिशा में, जातियों में, धर्मों में, वर्गों में बांटने के काम ज़्यादा हो रहे हैं। हम देख रहे हैं दिल्ली में सरकार ने एक कानून लाया था 1-1.5 साल पहले कि जो मौलवी हैं, इमाम हैं मस्जिदों में, उनकी तनख्वाह शायद 17-18 हज़ार रुपये मासिक शुरू कर दी। धर्म में बांटने की कोशिश की गई, आदमी को आदिम से अलग करने की कोशिश की गई। और उसी क्रम में हिमाचल सरकार ने हाल ही में एक नोटिफिकेशन लाई है कि मौलवियों, इमामों के साथ अब पादरियों को, पुजारियों को, धर्म ग्रंथियों को, जितने भी धार्मिक संस्थानों से जुड़े हुए लोग हैं, उन सब के लिए तनख्वाह शुरू हिमाचल सरकार ने भी कर दी है। नहीं नजर आया कि हिमाचल में भी 10 लाख लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं और बेरोजगार हैं। जब वो अपने माता पिता की मेहनत की कमाई से पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के बाद अपने भविष्य को अंधकार देखते हैं, उन्हें नहीं लगता है कि हम अपने माँ बाप की सेवा कर सकें और वापस उनको कुछ लौटा सकें। उन्होंने हम पर खर्च भी किया है, उनकी हम इच्छाओं को पूरी कर सके नौकरी करके। जब नौकरी के लिए ऐसी संभावनाएं दिखती कम हैं, ऐसे में क्या हो रहा है, युवा नशे की ओर जा रहा है, स्ट्रेस का और डिप्रेशन का शिकार हो रहा है और नशे की ओर जा रहा है। किसी सरकार ने कोई कार्यक्रम अभी तक सब ठोस ऐसा नहीं बनाया कि युवाओं को नशे की गिरफ्त से कैसे दूर किया जाए। आप जिन युवाओं के लिए रोजगार के आपने अवसर पैदा करने थे, वहां आप उनके लिए सोच नहीं रहे हैं। और जिन धार्मिक संस्थानों में ऑलरेडी एक व्यवस्था है,
वहाँ पे लोग चंदा चढ़ावा चढ़ाते हैं, उससे उनकी तनख्वाह मिलती है जाती है। वहाँ सरकार को नज़र आ गया कि अगर दिल्ली में केजरीवाल ने ये किया तो हम भी हिमाचल में जयराम सरकार भी इस नक्शे कदम पर चल रहे हैं। सरकारें पथभ्रष्ट हो चुकी है, भ्रमित हो गई है, दिशाहीन हो गई है। और आज अगर इस दिशाहीनता के साथ ही अगर चलना है तो हम सबके पास स्वतंत्रता है, हम जिए। और अगर लगता है कि हमें ये देश सरकारों का नहीं है, ये देश नेताओं का और अधिकारियों का नहीं है, देश आम जनता का है, आम व्यक्ति का है, हर नागरिक का ये देश है। अगर इसको बचाना है हमें मिल के कुछ नया सोचना पड़ेगा, नई बात करनी पड़ेगी, नई अबादत लिखनी पड़ेगी, नई पहल करनी पड़ेगी। और वो नई पहल क्या हो? जो शोध पर आधारित हो, रिसर्च बेस्ड हो, जहाँ पे इनोवेशंस हो, नए तौर तरीके हो, जहाँ पे समाधान हो, सिर्फ बातें ना हो, उन बातों को पूरे करने के तौर तरीके भी अगर हैं, उस बात पर मंथन करने की आज ज़रूरत है। वही लोक नीति के माध्यम से आज हम आप सभी के साथ चर्चा करना चाह रहे हैं कि लोक नीति वास्तव में क्या है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में भी अगर आप देखते हैं कि काम करने के तौर तरीके हमारे क्या हैं, जो एक चयनित प्रतिनिधि को लगता है ये काम मेरे इलाके में होना चाहिए, वो अपने हिसाब से उस काम को कराने के लिए जोड़ तोड़ करते हैं। क्या कभी ये पूछा गया कि जनता को, वहाँ वार्ड के लोगों को क्या चाहिए? क्या कभी पूछा गया किसी को? ये कौन सा लोकतंत्र है कि जहाँ मैं मनमर्जी से जो मुझे सूट करे मैं उस काम को करूं? ऐसा कब तक हम देखते रहेंगे? व्यवस्था क्या होनी चाहिए? ये अधिकार योजना बनाने का लोगों के पास रहना चाहिए। वार्ड के लोग डिसाइड करें क्या हमारे वार्ड में होना, क्या नहीं होना है, कैसे होना है, और उसी काम को लेकर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में जाके हमारा प्रतिनिधि पास करके लाएं और जनता वो मॉनिटर करेगी उस काम को कि क्वालिटी ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क हमारी क्या है, गुणवत्ता हमारे काम की क्या है, उसको जांचने परखने का अधिकार भी हमारे लोगों के पास होना चाहिए। क्योंकि लोग टैक्स दे रहे हैं, लोग सरकारें बना रहे हैं, लोगों के पैसे से सारी व्यवस्था चल रही है। यहाँ पे जब तक हम अकाउंटेबिलिटी की बात नहीं करते हैं, जवाबदेही की बात नहीं करेंगे, जब तक हम पारदर्शिता की बात नहीं करेंगे, ट्रांसपेरेंसी की बात नहीं करेंगे, तब तक हम डेमोक्रेसी को नहीं समझ पाएंगे। हमें जवाबदेह बनाना पड़ेगा, एक एक रुपया खर्च करने की भी एक जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। और आज कौन जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार है? मैं एक उदाहरण बताता हूँ। आपने 1.5 साल पहले यूपी में एक व्यक्ति को सरकार ने 20 साल के लिए सज़ा सुनाई थी, एक कोर्ट ने 20 साल में जेल में रखा, और 20 साल के बाद पता चला कि ये तो गलती थी, उसका तो जुर्म ही नहीं था आदमी का। तो मतलब आप गलती कर रहे हैं। उस आदमी ने अपने जीवन के बहुमूल्य 20 सालें वहाँ गंवा ली है। किसी के पास है हिम्मत उन 20 सालों का हिसाब चुका के दे दें वापस उसको? कोई कर सकता है ऐसा? लौटा दे वापस वो जवानी के दिन उस व्यक्ति के? कोई कर पाएगा ऐसा? लेकिन जवाबदेही किसी की नहीं है। किसने तय किया था? किसी को नहीं सूली पर टांगने के लिए आज खड़े हैं कोई। हमें ये व्यवस्था लानी पड़ेगी। गलती कोई कर रहा है तो चौराहे पर टांगा जाए। गलतियां सबसे होती है, जानबूझ के अगर गलतियां कोई करता है तो चौराहा उसके लिए होना चाहिए। रूटीन की गलतियां सबसे होती है, उसके लिए तो आदमी स्वीकार करें गलती हो गई, आगे की सुधार कर दिए, सब होता है। लेकिन यहाँ पे जानबूझ के भी बहुत गलती होती है, क्योंकि सरकार जिसको चाहे दंडित करती है, जिसको चाहे बचाना बचा सकती है। यही काम आजकल हो रहा है। जो आपको पैसे देगा उसको बचा लो, जो नहीं दे पाएगा, गरीब होगा, उस पर कानून लागू करो। कानून वास्तव में है ही निर्धनों के लिए है। तो इस व्यवस्था से ऊपर उठना पड़ेगा। कैसे ऊपर उठेंगे? आज उस चिंतन पे काम करने की ज़रूरत है, उस पर विचार करने की ज़रूरत है। वो लोकनीति की कुछ बातें हैं जो हम आपसे साझा करना चाहते हैं। आप साझा करिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, और उसके बाद आप अपनी प्रतिक्रिया रखिएगा। उसको कैसे और पुष्ट किया जा सकता है, बेहतर कैसे किया जा सकता है। अगर वास्तव में हम चिंतनशील हैं कि हम अगली पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर व्यवस्था देना चाहते हैं, अगर ये चिंता हमारी है तो निश्चित रूप से हमें सोचना पड़ेगा और ये बदलाव की ओर जाना पड़ेगा। और बदलाव हमेशा स्वयं से शुरू होता है, बाहर से शुरू नहीं होता है। बदलाव खुद से शुरू होता है। हम तो चाहते हैं सभी लोग कि देश में भगत सिंह पैदा हो, लेकिन मेरे घर में ना हो। जब तक ये सोचेंगे नहीं होगा।
मेरा काम ठीक चल रहा है, मैं अच्छा व्यक्ति हूं, मैं क्यों इस पचड़े में पड़ूं। अगर इस सोच के साथ हम आगे चलते रहेंगे तो हम अगली पीढ़ी को गड्ढे तैयार कर रहे होंगे जहां पे वो गिरते जाएंगे हमारे ना चाहने के बावजूद भी। अगर वास्तव में हम थोड़ी भी अगर दर्द है, हमें बदलना पड़ेगा। हमें 100, 1000, 1 लाख लोगों की ज़रूरत नहीं है। बदलाव एक व्यक्ति से भी होता है, 11 से भी होता है, 1011 से भी हो जाता है। हमें एक एक करके जुड़ना पड़ेगा और वो कड़ी आगे बढ़ानी पड़ेगी। और निश्चित रूप से उचित समय है, जब सभी राजनीतिक दलों से लोग खफा हैं, परेशान हैं, यही उपयुक्त समय है कि जब हम बदलाव की बात कर सकते हैं और ला सकते हैं। उसके लिए हमें समझ पैदा करनी है सामूहिक कि करना क्या है और वो कैसे करना है, और उस करने के लिए जुटना है, एकजुट होकर आगे आना है। सिर्फ इतनी बात है। हम चाहेंगे कि कुछ वीडियो क्लिपिंग्स आपसे साझा करना चाहते हैं, उनको आप ज़रूर देखें, उन पे फिर हम चर्चा करते हैं। वंदे मातरम। विस्तार से लोक नीति क्या, लोक नीति क्यों और वर्तमान व्यवस्था में इसकी आवश्यकता कितनी है, इस पर ये चर्चा हुई है। और मुझे लगता है कि हम लोग ये महसूस भी करते हैं। दिल्ली में जब हमने इसका आगाज़ किया तो मुझे याद है कि 70 से ज़्यादा चैनल्स ने उसको लाइव किया था दिल्ली से, लोक नीति का जिस दिन आगाज़ हुआ। और उसके बाद सारे समाचार पत्रों ने उसको हाथों हाथ ली थी, उस खबर को लिया था कि ये नया कोई कॉन्सेप्ट है और नई बात हम कर रहे हैं। नई बात क्या थी? देखिए, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आज आप देखो महाराष्ट्र में भी क्या हो रहा है। और लोक नीति ने अपने शुरू से ही कह दिया था कि सबसे पहले कोई एफिडेविट दे रहा है तो वो हमारा वो प्रतिनिधि दे रहा है जिसको पार्टी टिकट दे रही है। वो अपना एफिडेविट देगा, ना तो वो दल बदल सकता है, ना वो छोड़ के जा सकता है, ना वो व्यक्ति किसी भी चीज़ के लिए अपनी मांग रखेगा अगर उसका आकलन रेटिंग से उसकी डाउन आती है, कम आती है, लोग उसको नकारते हैं। ये चीज़ कहीं है सरकारों में आज तक? हम इतनी पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, इतनी ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, अभी सबसे बड़ा भगवान तो यहाँ हमारा प्रतिनिधि है, हमारा एमएलए होता है, हमारे सांसद होते हैं। होना उल्टा था। होना ये है, व्यवस्था ये हो जो लोक नीति कह रही है कि जनता ने जिसको चुन के भेजा है वो सबसे बड़ा सेवक है और सबसे नीचे बैठेगा। वो जनता के सामने झुक के रहेगा, लेकिन सरकारी तंत्र से वो लड़ेगा, शेर की तरह लड़ेगा, लोगों की डिमांड को लेकर के। है यहाँ उल्टा है। लोग अपने प्रतिनिधि से बात नहीं कर सकते और इसके उदाहरण आपके सामने हैं। आज क्या हो रहा है बड़ी से बड़े राज्यों में, देख लीजिए क्या दल बदलों की सरकारें। लोगों ने 5 साल तो लोगों ने लड़ाई में काट दिए हुए हैं, 5 साल तो अपने प्रतिनिधियों को लड़ते हुए देख रहे हैं। वो अगला वोट देने का समय आ गया। इस व्यवस्था को कहीं तो विराम लगाना है, कहीं तो उस पर फुल स्टॉप होगा कि नहीं होगा। और अगर हम नहीं रोकते हैं तो हमारा टाइम यहाँ तक निकल गया, हमारी पीढ़ी का नहीं निकल पाएगा। अराजकता होगी, देश का माहौल खराब होगा और हम कभी विकास के नाम पर आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। ये लोक नीति बोल रही है। हमने उस समय बात करी रेटिंग की, हमने उस समय बात करी कि आज मैं पढ़ रहा था, दुख होता है सुन करके कि कश्मीरी पंडित जो थे भी, अभी दोबारा गए भी थे कश्मीर में, वापिस हो रहे हैं, कश्मीर छोड़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे फिर से वही माहौल शुरू हो गया है। अरे हम लोगों ने एक अच्छी व्यवस्था की तरफ बात की है, 370 हट गया है। अब कश्मीरी पंडितों क्या हम अपने जिनके घर है वहाँ उनको सुरक्षा भी नहीं दे पाएंगे? क्या हम उनको घर अभी तक लेके नहीं दे पा रहे? हमारा एजेंडा पढ़िए, हमारा एजेंडा सामने पड़ा है, अभी आपको वितरित करते हैं। उसमें पहला जो पॉइंट है वो है कश्मीरी पंडितों को सुरक्षित पुनर्वास करना है कश्मीर के अंदर। छोटे छोटे मुद्दे अभी तक सरकारें इसको नहीं कर पा रही हैं और हम दावे से कह रहे हैं कि हम इसको कर सकते हैं। हमारा देश, हमारे लोग, तो फिर डर किस बात का है? क्योंकि व्यवस्था में कमी है, मंशा में कमी है। जो करने वाले हैं उनकी मंशा नहीं है करने की। ये सारी चीज़ें हैं। तो एक चीज़ और, इससे पहले कि हम वीडियोस देखें, बहुत ज़रूरी है आपसे बात करना, वो ये है कि आज तक किसी राजनीतिक दल के किसी भी बड़े नेता ने अभी तक अपनी पॉलिसी में ये नहीं बताया है कि हम माननीयों की पेंशन बंद करेंगे, उनका तनख्वाह का वर्तमान सिस्टम खत्म करेंगे। ये लोक नीति पहली पार्टी है देश में। लोक नीति पहली पार्टी है देश में जो दावे से और एफिडेविट देकर बोल रही है कि किसी भी प्रतिनिधि को पेंशन नहीं मिलेगी, उसकी पेंशन का प्रावधान नहीं होगा। होगा तो उसका कोई प्रारूप और होगा, ये तरीका नहीं होगा।
5 साल के लिए आओ, 1 साल के लिए आओ, और 5 साल के बाद या 1 साल के बाद या आप ज्वाइन कर लेते हैं, एमएलए बन गए, शपथ ले ली, आप पेंशन के हकदार हो गए, उसके बाद जो मर्जी हो घर जाओ, आप छोड़ के भी चल गए, कोई बात नहीं। ये व्यवस्था नहीं है देश में। यही तो है हमारा पीछे होने का कारण। ये लोक नीति इसको दावे के साथ, एफिडेविट के साथ बोल रही है कि हमारे प्रतिनिधि एफिडेविट देंगे और उसमें ये प्रारूप नहीं होगा। हम मानदेय ले सकते हैं अपने काम के लिए, तनख्वाह राजनेताओं के लिए नहीं है। अच्छी व्यवस्था में हम चलना चाहते हैं। ये लोक नीति बोल रही है और हम इसको टाल ठोक के बोल रहे हैं। इसका किसी पार्टी ने हमें जवाब नहीं दिया अभी तक। लोक नीति के पास बाहर भी चर्चा कर रही है और इन हाउस भी कर रही है। कोई चर्चा किसी राजनीतिक दल में है नहीं। अगर है तो उनके प्रवक्ता सामने आए और बात करें। वो नहीं कर रहे हैं। ये करने का समय है, इसलिए इस चीज़ को आगे लाने का समय है। मैं बहुत समय ना लेते हुए हरदेव जी आपसे निवेदन है, हम लोक नीति दर्शन को थोड़ा सा समझेंगे। लोक नीति फिलॉसफी क्या है, पार्टी किस आधार पे बनी, किन मुद्दों पे बनी है, क्या हम लेकर के चल रहे हैं और क्या हम चाहते हैं किस दिशा में अपने गांव को, अपने समाज को और अपने देश को ले जाना है। दवाई हमेशा थोड़ी सी कड़वी ही होती है जो असरकारक होती है। मीठी दवाइयों का असर कम माना जाता है। तो यहाँ कड़वा ये है कि आपका पेशेंस है, आप लोग बैठे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो इस दवाई के लिए भी मैं धन्यवाद दूँगा आपका कि आप लोग ने ये देखा और समझने की कोशिश की। आगे अब इस पर हम थोड़ी थोड़ी प्रतिक्रिया चाहते हैं आप लोगों की ओर से, क्योंकि हमें ये पार्टिसिपेटरी रखना चाहिए बात को अपनी। एक तरफ से ही बोला या सुना जाए तो वो अच्छा नहीं होता है। अब मैं आपको आमंत्रित करता हूँ सभी को कि आप में से कुछ कहना चाहते हैं कि 1 मिनट के लिए अपनी प्रतिक्रिया आप देना चाहते हो, आप क्या समझ पाए हैं, क्या कहना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, तो मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम मनोज शर्मा है और मैं शिमला से ही हूँ। जिस तरीके से आरएलपी राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी के अभी वीडियोस देख रहे थे और डॉक्टर साहब की जो सोच है बहुत ही ज़बरदस्त है, बट वो सोच ही तक अगर रह गई तो नहीं बनेगी बात। इसमें हम सब लोगों को साथ देना पड़ेगा। कैसे? मैं एक उदाहरण देता हूँ कि कल क्या हुआ कि अचानक से मेरा एक मित्र बीमार हो गया और मुझे अचानक आईजीएमसी जाना पड़ा और वहाँ पे इतना ज़्यादा रश था कि बहुत मुश्किल हो गया। डॉक्टर के लिए भी बहुत मुश्किल हो गया और पेशेंट के लिए भी मुश्किल हो गया। मतलब लड़ाई झगड़े हो रहे थे। इधर पेशेंट परेशान है, पेशेंट के साथ जो लोग हैं वो परेशान है। समझ नहीं आ रहा था कि कौन क्या करे। अचानक से बात लगी, साथ में हमारे बेड के साथ चंबा से लोग थे, उनसे बात हुई कि बोला क्या प्रॉब्लम है? बोलो हमारे को स्टोन की प्रॉब्लम है और ऑपरेशन के लिए बुलाया गया है चंबा से। सोचो हमारी व्यवस्था कैसी है कि 450 किलोमीटर दूर से हमें पथरी के ऑपरेशन के लिए आना पड़ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? स्वास्थ्य हमारा किस कदर गड़बड़ है? मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि क्या डिस्ट्रिक्ट लेवल में एक ऐसा हॉस्पिटल नहीं हो सकता जहाँ पे ये छोटे मोटे ऑपरेशन तो हो? क्या सारा का सारा भार कहीं ना कहीं आईजीएमसी में हो गया? ये किस वजह से हुआ है? क्योंकि हम लोग चुप है। मैं एक स्टोरी के माध्यम से बताना चाहूँगा। देखो, ये जो राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी ने एक जो नींव रखी है, इसमें हम सब लोगों का योगदान बहुत ज़रूरी है। अभी हम बूंद है, हमें समुंदर बनने में टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कुछ नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग शायद यहाँ बैठे हैं, या हमारी बात भी होती है ना, यार हम क्या कर सकते हैं? हम वो शख्सियत है जो कुछ भी कर सकते हैं, राइट? मैं आपको एक उदाहरण के, एक कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि एक बार क्या हुआ। थोड़ा सा टाइम लूँगा, 5 मिनट लूँगा। एक बार क्या हुआ कि एक समंदर के किनारे चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया था और जो चिड़िया थी, चिड़िया ने कुछ बच्चे दिए, तो वो जो समंदर था कुछ दिनों में उसने उन बच्चों को अपने अंदर ले लिया। तो चिड़िया ये देख के बहुत गुस्से में होगी, जिस तरीके से हम लोग भी गुस्से में हो जाते हैं। चिड़िया ने उस समंदर को ललकारा कि मेरे बच्चे दे दे, नहीं तो मैं तुझे सुखा दूंगी। समंदर को हंसी आएगी कि तू इतनी सी छोटी सी चिड़िया क्या कर सकती है? चिड़िया ने बोला, मैं तुझे अभी भी समझा रही हूं कि मेरे बच्चे वापस दे दे, नहीं तो मैं तुझे सुखा दूंगी। लेकिन समंदर नहीं माना। थोड़ी देर बाद चिड़िया ने क्या किया, अपनी चोंच में थोड़ा सा पानी उठाया
और बाहर निकालने लगी। ये देख के उसके साथ में एक और चिड़िया आ गई और उसके ऊपर हंसने लगी। ऐसा होता है जब कोई काम शुरू होता है तो हंसी का पात्र बनता है, उसी तरीके से वो भी हंसी का पात्र बनी और उससे पूछा गया कि ये क्या कर रही है। कहते मैं समंदर को सुखा रही हूँ। बोलो तेरे को पता है तू क्या कर रही है? समंदर बहुत बड़ा है और तू एक छोटी सी चिड़िया है। तो उस चिड़िया ने ये बोला कि देना है तो साथ दे, मुझे तेरे जो तू बातें कर रही है मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तेरा साथ चाहिए। अगर दे सकती है तो दे दे, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं बात करने की। तो जब चिड़िया ने ये बात सुनी तो उसके साथ वो होली और अब 2 चिड़िया होगी। इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते 100 चिड़िया होगी और बढ़ते बढ़ते जितने भी सारे पक्षी थे उन सबको उनका साथ देना पड़ा। ये देख के क्या हुआ कि जो श्री कृष्ण जी के वाहन है, क्या नाम इनका, गरुड़ जी को, विष्णु भगवान जी के सॉरी, तो गरुड़ जी भी ये देख के हैरान हो गए कि भी ये क्या हो रहा है, इनने तो मजाक ही बना दिया। ठीक है, गरुड़ जी नीचे आए और सबको बोलने लगे तुम्हें शर्म आती है सब लोगों को? सारे पक्षियों को बोलो क्या? बोलो जब तुम्हारा राजा कुछ नहीं कर रहा तुम लोग ये क्या कर रहे हैं, ये समंदर क्यों सुखा रहे हैं? तुम सुखा सकते हैं क्या? क्यों तुम लोगों पे सब लोग हंस रहे हैं, ऐसा मत करो। तो जितने भी वो लोग, वो चिड़िया थी, उन्होंने कहा देख भाई देना है तो साथ दे, ये भाषण मत दे, हमें साथ चाहिए तेरा। ये देख के वरुण जी को भी उनके साथ होना पड़ा, मजबूरी होगी क्योंकि भाई नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अब क्या हुआ कि ऊपर विष्णु भगवान जी ने कहीं जाना था अर्जेंट मीटिंग में, तो वो अपने वाहन को ढूंढने लगे। जब वाहन को ढूंढने लगे तो कहते आपका वाहन तो भाई नीचे समंदर को सुखाने गया हुआ है। अब ये देख के उनको भी कुछ हंसी आ गई कि यार क्या कर रहे हैं, ये मजाक बना दिया इन्होंने। वो नीचे आए, गरुड़ जी को बोले क्या कर रहा है यार? बोलो भाई समुद्र को सुखा रहे हैं। बोलो ऐसा है कि समुद्र बहुत बड़ा है, तुम लोग ये नहीं कर सकते। तो गरुड़ जी ने बोला भगवान जी अगर देना है तो साथ दो, ये चीज़ें नहीं चलेगी। तो जैसे ही उन्होंने सुना तो उसके बाद उन्होंने समंदर को बोला कि भाई देख ले अब तो बात बढ़ गई है, इसीलिए तू चुपके से चिड़िया के बच्चे दे दे, नहीं तो अभी मैं तुझे सुखा दूंगी। तो विष्णु भगवान जी ने जैसे ही ये बोला तुरंत समंदर ने उनके बच्चे लौटा दिए। और इस बात से हमें एक सीख मिलती है कि भाई कुछ भी हो सकता है, हमें मतलब कम आंकने की कोशिश मत करना, सिर्फ हम लोगों ने करना क्या है, हमने साथ देना है, राइट। तो ये चीज़ें मैंने बात करनी थी आप सबसे। थैंक यू सो मच। आज इस सभागार में उपस्थित शिमला के मेरे बुजुर्ग साहिबान, महिलाएं और आरएलपी के संस्थापक सदस्य एल शर्मा जी, सुदामा जी, जरेड जी, वह हम तमाम सबके नाम बोलना इसमें भी मुश्किल है। लेकिन एक बात जो मुझे लगी, और इस न्यू ईरा ऑफ पॉलिटिक्स की जहाँ तक आरएलपी पार्टी जो बात कर रही है, और 21वीं सेंचुरी के अंदर ये ज़रूरत है क्योंकि अकाउंटेबिलिटी सब आदमी की होनी चाहिए। अभी हम शहर के अंदर रहते हैं, है ना, और गवर्नेंस जो एमसी के अंदर जो मूलभूत सुविधाएं जो सब शहरवासियों को मिलती है, उसके अंदर भी अकाउंटेबिलिटी की बात होनी चाहिए। जैसे आपने देखा इस समय जो पानी की जो शॉर्टेज रही, है ना, कूड़े के बिल्स का मामला रहा। मैं बेसिक इम्यूनिटीज़ पे बात करूँगा क्योंकि मैं शहर हूँ, क्योंकि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ की दुख तकलीफ़ को समझना मैं बेहतर समझता हूँ। और जहाँ तक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य पे जो ये आरएलपी ने बात करी है, जो पार्टी का विज़न है, उस पार्टी के विज़न का मैं समर्थन करता हूँ क्योंकि वो विज़न है हर क्षेत्र का उन्होंने छुआ है। चाहे महिला की सुरक्षा की बात की गई है, उसमें हेल्थ सर्विसेज को बढ़ाने की बात की है, अपराध की घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है, उसके बाद की किसानी बागवानी को कैसे मजबूत किया जा सकता है, और आखिर में जब आदमी वृद्ध होता है उस अवस्था में कैसे सिक्योरिटी के साथ उसको जोड़ा सकता है ताकि उनका जो जीने का अधिकार जो इस समाज में उसे मिला है, उस जीने के अधिकार के साथ वो अपना जीवन यापन कर सके। तो ये जो प्रयास लोक नीति पार्टी का है, इस प्रयास के लिए मैं उनका आभारी हूँ और इसका मैं पार्ट बना, उसके लिए भी मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि एक ऐसे विचार की बात की जा रही है जो 21वीं शताब्दी में टेक्नोलॉजी का ये ज़माना है। और एक स्वाभाविक सी बात है, मैं एक नौजवान हूँ
और नौजवानों में जो चिंता का विषय है हिमाचल प्रदेश के अंदर, वो है सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट का। अभी रजिस्टर्ड बेरोज़गार जो यहाँ पर हैं 16 लाख के करीब यहाँ पर रजिस्टर्ड बेरोज़गारों की जनसंख्या है, और सारे पोस्ट ग्रेजुएट हैं, कोई ग्रेजुएट हैं, कोई कुछ डिग्रीज करके प्रोफेशनल डिग्रीज करके आगे बढ़े हैं, किसी ने HM किया है, किसी ने अपना फार्मेसी में कुछ काम किया है, लेकिन रोज़गार के लिए तलाश में है। तो सबसे पहले जो नींव है इस प्रदेश की, वो प्रदेश की नींव किस पे डिपेंड करती है? जो यहाँ का नौजवान है, जो यहाँ की महिला है। जब आपने देखा जहाँ महिला की सम्मान की बात होती है, तो इस शिमला शहर के अंदर भी आपको आने वाले दिनों में डोमेस्टिक वायलेंस की बातें मिलती हैं। अभी बहुत बड़ा मामला भी हुआ, गुड़िया आंदोलन का रहा, उसमें भी तमाम इंसाफ जो मिलना चाहिए था उस तरीके का नहीं मिल पाया। तो जहाँ तक लोगों की अकाउंटेबिलिटी की बात इसमें हुई है, तो मैं पर्सनली मैं जिस क्षेत्र में हूँ, अगर मैं अकाउंटेबिलिटी के साथ ईमानदारी से उस क्षेत्र में काम नहीं करूँगा, तो वो सबसे पहले अपना क्रिटिसिज्म करना ज़रूरी है। जब तक अपना क्रिटिसिज्म करो कि हम क्यों ऐसा नहीं कर पा रहे, अभी किसी को बोलना कि सेल्फ क्रिटिसिज्म करना ज़रूरी है, क्रिटिसिज्म करना आसान है कि सिस्टम के अंदर ये बदलाव नहीं है, ये बदलाव नहीं है, लेकिन सबसे पहले हमारे को इकट्ठा होकर संगठित होना पड़ेगा। क्योंकि जो बात की जा रही है पॉलिटिकल पार्टी की ये संरचना है RLP, और पॉलिटिकल पार्टी के अंदर यहाँ पर 70 साल के शासन के अंदर बड़ी बड़ी पार्टीज़ को भी आपने गवर्न करते हुए देखा है, लेकिन अभी ये शुरुआत है। और जो तीसरे विकल्प की न्यू ईयर ऑफ पॉलिटिक्स की बात की जा रही है, राजनीति जो बात इसमें लोगो है कि देश राजनीति से नहीं लोक नीति से चलेगा, तो वो लोक नीति क्या है? वो लोक नीति वो है जो एक आम आदमी को एक अच्छा जीवन की तरफ प्रेरित करती है कि वो अपना अच्छा जीवन जिए, उनके परिवार के सदस्यों का जो आने वाला भविष्य है वो सही जगह पर रहे। तो ज़्यादा बात नहीं रखूँगा, आप लोगों का मैं यहाँ सभागार पे आने पे स्वागत करता हूँ, और आप लोगों ने मुझे यहाँ विचार व्यक्त करने का मौका दिया। धन्यवाद बहुत बहुत। मुझे शर्मा जी मिले थे माल पर। मैं किसी पार्टी से संबंधित नहीं हूँ। मैं रोशन लाल तांटा फ्रॉम जुबल, रिटायरी टीचर, मेरे को 24 साल रिटायर हो गए। जो बातें कही बहुत अच्छी लगी, मुझे बहुत ही सुंदर लगी, लेकिन ये जो हमारे देश की बात है जिसमें कि महात्मा गांधी का नाम सबसे पहले आता है, जो महात्मा गांधी जी ने नींव डाली है वो मुझे नहीं दिखी, बिल्कुल नहीं दिख रही सर। वो घर से होता है, चाहे लेडीज़ है चाहे कोई भी है, असली चीज़ नहीं है। हम रूढ़िवादी, अंधविश्वासी और परंपराओं में ज़्यादा विश्वास करते हैं। लेकिन आज का जो समय है हर इंसान का, जैसे राम नाम सत्य है, बोलते कि नहीं? कब बोलते जी? बोलो आप लोग, कब बोलते राम नाम सत्य? जब आदमी मरता है। लेकिन मैं कहता हूँ जीते जी क्यों नहीं बोलते? उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ क्या है राम नाम सत्य का? क्या ये परंपरा ऐसी है, ये परिपाटी ऐसी है जो चेंज नहीं हुई? बहुत अच्छा लगा मुझे जो आपके विचार है, जो पार्टी आपकी बनी, बहुत सुंदर है, लेकिन असली जो चीज़ है इस देश के अंदर वो नहीं हुई, वो नहीं हुई अभी भी। चाहे मेरा घर है चाहे मेरा गांव है, नहीं हुई। जो बोलता है इस चीज़ को नहीं मानते। हम रूढ़िवादी, अंधविश्वासी, परंपराओं में ज़्यादा विश्वास करते। जब तक ये चीज़ें नहीं निकलेगी तब तक हमारा देश नहीं बदलेगा, ये मैं दावे से कहता हूँ। महात्मा गांधी एक लंगोटी में जाके एक लिट्ठी में क्या परिवर्तन लाया उन्होंने? है कोई ऐसे महात्मा गांधी? है कोई? बताओ। लेकिन बड़े बड़े जज बड़े बड़े फैसले देते हैं कोर्ट में, लेकिन उनसे पूछो अपने घर में एक भी परिवर्तन लाया हो तो मैं मान जाऊंगा। अगर एक भी परिवर्तन, अगर वो परिवर्तन बड़े आदमी लाएंगे तो ये जो देश है दूर नहीं है कि अच्छी बात हो। मैं कहता हूँ कि मरने ही पर याद करते हैं। फिर आपको 14 बातें अपनी बताऊँ अपनी ज्ञान से। ईमानदारी, मेहनतदारी, जानकारी, होशियारी, आज्ञाकारी, शिष्टाचारी, वफादारी, देनदारी, कल्याणकारी, भ्रमणकारी, खरीददारी, दुनियादारी, समझदारी और हितकारी। सर है ऐसा कुछ? अब हमारे देश गरीब है, उसमें जो लेडीज़ है, औरतों पर भी मैं जाता हूँ, इतना सोना चांदी यहाँ पहनते, एक लॉकेट उनका अपना, एक मायके वालों का, एक पर्सनल। क्या है ये? देश गरीब होते 35 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे है, सोने की क्या जरूरत है? नो नीड।
कोई ज़रूरत नहीं। अगर रखें तो एक रिंग पहनो आप। सच कहता हूँ, मैं अंग्रेज़ों को बहुत मानता हूँ। मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं हिंदुस्तानी को नहीं मानता, बिल्कुल नहीं मानता। अंग्रेज़ों ने सिखाया सब, चाहे कोई भी चीज़ है उनका लॉजिक परफेक्ट, हर चीज़ जो है साइंटिफिक होता है। हमारे देश में अभी तक ये मेरे को देखने नहीं है। ये भांग है, जो भांग जो नशा मूर्ति है, क्या मुश्किल है ये काम करना। एक ग्लाइसर दवाई होती है, उसको लो, पूरे पंचायत में जाओ, उसमें स्प्रे करो, और ये क्या करते हैं, पुलिस वाले जाते हैं, फिर उनको फोटो में दिखाते हैं। उसमें कुछ नहीं करना, आपने उसमें स्प्रे करनी है अप्रैल में। जब स्प्रे करेंगे तो भांग जो ख़त्म हो जाएगी, तो नशा नशेड़ी नहीं होगी। मेरा कहने का मतलब ज़्यादा नहीं मैं जानता बोलना, सच कहता हूँ कि मैं अपने पर, ना मेरा कोई गुरु है, ना मेरा कोई चेला, इस दुनिया में अपने विचारों से अकेला। जब तक आप लोगों ने, बहुत अच्छा लगा, बहुत संस्था लगी, मैं तब आया, पर फर्स्ट टाइम आया और मेरे को बड़ा अच्छा लगा, बड़ी अच्छी बातें इसमें। लेकिन असली जो मुद्दा है इसमें ऐड करो, इसमें ऐड करना कि हमने रूढ़िवादी ये जो परंपराएं हैं, ये परिपटी है, इसको हमने ख़त्म करना, तभी हमारा देश आगे जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा सर, बिल्कुल नहीं जाएगा। आदमी जो बीड़ी 2 लाख की पीता है ज़िंदगी में, कितनी की पीता है जी? 4 स्क्वायर जो है 30 लाख की पीता है, और शराब जो है 80 लाख की पीता है। फिर 4-5 चीज़ें और, ईमानदारी, मेहनतदारी, ये तो मैंने आपको बता दी। उसके अलावा शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक और राजनीतिक आनी चाहिए सर। क्या आनी चाहिए सर? ये 5 चीज़ है ना, आर्थिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक और राजनीतिक और आंतरिक। ये जो राजनीति भी आनी चाहिए। अगर राजनीति आती है तो पत्थर है। मेरा कहने का मतलब है, स्वस्थ शरीर काया, घर में हो खूब माया, विवेकशील हो घर में नारी, बच्चे हो घर के आज्ञाकारी, प्रशासन के हो अच्छे अधिकारी, तभी शांति मिलती है, अदरवाइज किसी को शांति नहीं मिल सकती। अगर मिलेगी तो मैं शर्त लगाता हूँ। ये बातें मैं घर में भी कहता, मेरे घर वाले नहीं मानते, मेरे गांव वाले नहीं मानते, लेकिन मैं सच कहता हूँ, मैं इसमें 60% उतरा हूँ, देखा मैंने इसका सारा जोड़। जब तक इस देश के अंदर बहुत अच्छी पार्टी बनी है, बहुत खुशी है मुझे, लेकिन इसमें आपको ये चीज़ें ऐड करनी होगी। ऐड क्यों करनी? ये जो रूढ़िवादी है, जो पहनावा, महात्मा गांधी कोई बेवकूफ़ था जिसने लंगोटी, उसकी मैं लड़के की बात कहता हूँ, वो अपने पिताजी से बहुत नाराज़ थे, उनका बेटा, और माँ से ज़्यादा प्यार करता था। लेकिन जब वो कहीं जा रहे थे महात्मा गांधी से, उनको नहीं लगा अच्छा, तो एक संतरा था, संतरा उसने चलते चलते गाड़ी में अपनी माता जी को दिया, फिर कहा अपने पिताजी को नहीं देना, अपने पिताजी को नहीं देना संतरा। तो हुआ, जिसके विचार अलग से हो गए सर, उसको समाज इतना नहीं मानता। लेकिन जो ये पार्टी बनी है, मुझे बहुत अच्छा लगा, पहली बारी में आया, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। हम कहते ना सरकार से, ना बाप से, ना अपने आप से, अपने आप से और ईश्वर की कृपा से सब कुछ होता है, सब कुछ मिल सकता है। इस देश में सब कुछ है, सोना है, चांदी है, हीरे है, मोती है, जवाहरात है, सब कुछ है। इसका दोहन प्रॉपर नहीं हुआ। अगर इसका दोहन प्रॉपर हो जाए तो हमारे देश का मुकाबला कोई देश नहीं कर सकता। ये मेरी यही विनती है, लेडीज़ है चाहे जेंट्स है, जो ये नशेड़ी है, इतना वेस्टेज ऑफ मनी, पहनावा भी भाड़ा, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग होना चाहिए, और नहीं है सर, वो नहीं दिखा। जब तक ये नहीं होगे घर से, चाहे औरतें हैं चाहे मर्द है, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग का नारा, इतना मैं कहता हूँ। बस ज़्यादा मेरे पास बोलने को नहीं है, ना इतना मैं जानता हूँ बोलने का। आपकी वैल्यूएबल बातें बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, बुज़ुर्गों से ये बातें सुनने को, अनुभव से कहते हैं। और मैं ये भी चाहता हूँ अब कि जो आए यहाँ पे वो लोक नीति को लेके भी बात करें, क्योंकि जो वीडियोज़ आपने देखे हैं उस पर परिचर्चा होना जरूरी है और उसके संदर्भ में भी बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रदीप है, मैं मशोबरा से, यहीं लोकल शिमला से हूँ। बहुत अच्छा लगा, मुझसे पहले बहुत अच्छे प्रवक्ता यहाँ पर सभी बोल के गए। काफ़ी समय हो गया है बोलना, तो मैं भी बहुत सारी बातें चाहता था, मुझे भी कहीं जल्दी जाना है, तो मैं 1-2 बातें बताऊंगा कि लोक नीति पर यहाँ पर चर्चा हो रही है और हमने वीडियोस देखे, बहुत अच्छी इस लोक नीति पार्टी की जो विचारधारा है वो बहुत अच्छी है।
इस विचारधारा को किस तरह से हम फील्ड में लाके लोगों के बीच पहुंचाए, तो उसके लिए आज की डेट में हमें पता है कि जो दिखता है वही बिकता है। तो हमें पार्टी की ब्रांडिंग करनी होगी, लोगों के बीच जाना होगा। और लोगों के बीच जाने के लिए सबसे पहले तो मैं अपने क्षेत्र के लिए लोक नीति पार्टी के सभी सदस्यों, अभी मैं इस पार्टी से जुड़ा नहीं हूँ, लेकिन आज मैं सर से और इनका नंबर लेके इनसे जुड़ जाऊँगा। तो मेरे क्षेत्र मशोबरा बल्दियाँ कभी भी आप आए, वहाँ पर भी इस तरह का प्रोग्राम हम रखें, क्योंकि बहुत अच्छे विचार है पार्टी के। तो मैं कोशिश करूँगा कि हम भी इस पार्टी से जुड़े, पार्टी के अच्छे विचार है उनको आगे लोगों तक पहुँचाए। तो फिलहाल आपने मुझे मंच दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। राजेंद्र शर्मा, शिमला से ही हूँ, मशोबरा से। आप सभी का अभिनंदन। मुझे आज शायद पहली बार ये मौका मिला है और वो राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी की तरफ से मुझे इस मंच पे बोलने का मौका मिला। तो मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा कि जैसे अभी आपने वीडियोस देखे तो मुझे तो बहुत अच्छे लगे। आप में से कितने लोग सहमत हैं कि किसी को जिसको भी अच्छा लगा हो प्लीज़ क्लैपिंग कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों को सभी को, जितने लोग भी यहाँ पर आए हैं, हम लोग एक टीम है। मतलब कृपया करके प्लीज़ इसको दोबारा सुने कि ये एक टीम है और हम लोगों को एक टीम वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम बहुत ही कम लोग दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। शायद मेरे ख्याल में 50 लोग भी ना हो, लेकिन जब 50 लोग इकट्ठे होते हैं तो एक मुट्ठी बनती है, और जब मुट्ठी बनती है तो आप प्रहार भी कर सकते हो, वो फिर चाहे छोटे लेवल पे हो या फिर बड़े लेवल पे हो। और मैं एक और बात कहूँगा कि एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, बस। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं तरुण गुप्ता, शिमला संजौली से ही रहने वाला हूँ। मेरा बचपन, मेरी एजुकेशन, मेरी नौकरी और अब रिटायरमेंट सब शिमला शहर से हुई। तो शिमला शहर को मैंने बदलते भी देखा, और शिमला का जो पुराना जो एक एनवायरनमेंट था वो भी मैंने देखा। तो सभी, मुझे ऐसा लगता है कि हम, एक पार्टी ने एक बहुत अच्छी बात की जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, कि सरकारी सेवाएं घर द्वार पर। और सभी लोग, ये आम जन भावना है कि जब हम किसी ऑफिस में या दफ्तर में जाते हैं तो कितने चक्कर लगाते हैं, और वहाँ पे एक से मिलते हैं, एक आदमी कहता है ये यहाँ नहीं वहाँ होगा। मेरे ख्याल ये समस्या, अगर थोड़ा हाथ उठाएं कि ऐसी समस्याएं किसने देखी हैं? सभी ने देखी होंगी, या जो ऑफिस के चक्कर कितने कितने लगाए होंगे। तो मुझे एक चीज़ समझ आती है यहाँ पर कि ये जो पार्टी का जो विचारधारा है, ये जन विचारधारा है। सभी लोग चाहते हैं, पर होगा कैसे ये किसी को पता नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो बात की जा रही है कि हाँ ये हो सकता है, और ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो सकता है, लेकिन इसमें क्या जन सहभागिता बहुत ज़रूरी है। हम आपस में मिलें, आपस में साथ चलें। जब कोई चीज़ होती है तो सब लोग साथ में चल के उस विषय पे विचार करें, और उस ऑफिस में या उस सरकार को ये बताएं कि ये चीज़ें आम आदमी के लिए इतना मुश्किल रहना हो गया कि वो त्रस्त है इन चीज़ों से। क्योंकि पार्टियां तो सिर्फ इलेक्शन में आती हैं और वो कहती हैं कि हाँ जी हम ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, और उसके बाद चेहरे गायब। लोक नीति ये कहती है, पब्लिक रेटिंग की बात करती है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स की रेटिंग की बात करती है, और जन जो आपके जो जन सेवक हैं या जो पार्टीज में आते हैं, जो मंत्री बनते हैं,
वो क्या, बेसिकली तो वो जनसेवक हैं, लेकिन वो जनसेवक रहते नहीं हैं। उसके बाद तो वो एक ऐसी भावना आ जाती है कि अब हम देने वाले हो गए, दाता हो गए, और दूसरे लोग सिर्फ लेने वाले हैं हमसे। ये भावना हमको लोक नीति से ख़त्म करनी पड़ेगी। ये लोक नीति ही है जो इस चीज़ को ख़त्म कर सकती है। एक चीज़ मेरी समझ में नहीं आती, कभी भी समझ नहीं आई मुझे, राजनीति क्यों? ये राजनीति कहाँ से आ गई? जब हम स्वतंत्र हो गए थे तो राजनीति क्यों? हमने अपना संविधान किसको समर्पित किया? खुद को। हमने अपना संविधान खुद को ही कहा ना। संविधान क्या है? हमारे लिए, खुद के लिए हमने संविधान बनाया और खुद को ही समर्पित किया। लेकिन अंत में ये संविधान कहाँ हमारे जो समर्पित संविधान है, वो तो लोकशाही, जो लोग राजनीतिक पार्टियों वाले हैं, वो संविधान के नाम पे जो भी गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन होती है वो होती है इन द पब्लिक इंटरेस्ट। लेकिन वहाँ पब्लिक इंटरेस्ट होता कहाँ है? तो मेरा ये एक ही है कि इससे जुड़े, पार्टी से जुड़े। जो आपने वीडियोस देखे, वीडियो शेयर किए, और एक जो मैं अंत में बोलना चाहूँगा, टाइम बैंक, टाइम इज़ मनी। जो इन्होंने ये बात की है टाइम बैंक की, कि आप सेवाएं दें, जितने घंटे की देंगे सेवाएं, वो सेवाएं आपके लिए भी आएंगी वापस। तो उससे हमारा युवा जुड़ेगा। जो बेरोजगार है, अगर वो भी है और उसको समय पे कोई हॉस्पिटल जाता है, उसके पास समय नहीं है, कहीं रोजगार लग गया, किसी प्राइवेट सेक्टर में है, टाइम नहीं मिल रहा, लेकिन अगर उसने वो समय कहीं दिया होगा तो शायद उसको वो समय वापस मिल जाएगा। तो मुझे ये आपसे सबसे उम्मीद है कि आप सभी आए हुए हैं यहाँ पे, अपने साथ लोगों को जोड़ें। पार्टी के जो आपका जो एजेंडा है और जो इसकी नीति है, उसके बारे में प्रचार प्रसार करें, तब हम शायद आगे बढ़ेंगे। अभी तो बहुत कम लोग दिख रहे हैं, लेकिन जब हम जुड़ेंगे तो सब आगे हो जाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद। आदरणीय शर्मा जी व उपस्थित जनगणों, राजनीति पार्टी एक बहुत ही अच्छी, और आपने टीवी में भी देखा होगा अभी जो शर्मा जी ने बताया है, बहुत अच्छी है। लेकिन आपको थोड़ा सा परिचय देता हूँ मैं अपने बारे में। मेरा नाम विजय कुमार वासुदेवा। वैसे मूल रूप से मैं पंजाब से, अमृतसर, लेकिन अमृतसर मैंने कभी देखा ही नहीं। मेरा जन्म 1950 रामपुर में हुआ। मेरे पिताजी एक पुलिस अफसर थे, अब तो इस दुनिया में नहीं है। खैर, चुनाव आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन पब्लिक की समस्या वहीं रहती है। तो पार्टी के बारे में आपको थोड़ी सी मैं देता हूँ। मैं बचपन से वैसे बीजेपी के साथ हूँ शुरू से ही, लेकिन उनकी नीति जो है वो कांग्रेस के ऊपर हो गई है। कांग्रेस जो करती है वो उसके उल्टा करती है। कांग्रेस का तंत्र जो है वो एक सांप्रदायिक है, और ये बीजेपी भी वैसे ही काम कर रही है, जो कि देश हित में नहीं है। मेरे को शर्मा जी एक दिन अचानक मिल गए, बोले यार ऐसे ऐसे हम करना है, तो क्यों ना पार्टी का गठन किया जाए। तो मेरी तकरीबन पूरा इंडिया घूमा है मैंने, शायद आप में ऐसे बहुत लोगों ने भी घूमा होगा, लेकिन एक मणिपुर नहीं देखा है मैंने, बाकी सब देखा है। लेकिन क्या है, वहाँ पर कलकत्ता में, बंगाल में जो है ना, सबसे ज़्यादा गरीबी है इस टाइम। वो कम्युनिस्टों की देन है। कम्युनिस्ट जो है ना, ये सारे नक्सलाइट और देश का बेड़ा गर्क करने वाले हैं। और अब जो है बीजेपी, ये उससे भी ज़्यादा हो गई है, पब्लिक को लड़ाती है। हमारी जो ये पार्टी है, ये 14 मार्च 2021 को हम प्रशासन अधिकारी रिटायर्ड आर्मी के हैं, जो 2014 कॉन्स्टिट्यूशन दिल्ली में हमने इसको रेज किया। तो नीति की पार्टी इतनी अच्छी है, और आप लोग सब जुड़े और इसको प्रचार में लाएं। अभी जो हमारा फोकस है वो शिमला के कॉरपोरेशन के ऊपर है। तो मैं बहुत से लोगों को बोलता हूँ, यार तुम लोग क्यों नहीं जुड़ते? बोले कोई फंडिंग दो। फंडिंग ही तो ख़त्म करनी है हमने।
फंडिंग जो है, जो फंडिंग करेगा तो वो क्या करेगा, अपना पैसा इकट्ठा करेगा, पहले पैसा इकट्ठा करेगा, पब्लिक जाए भाड़ में। बाकी के क्षेत्रीयवाद पार्टी हैं जितनी, इनको कभी भी वोट ना दो, जो दल बदलते हैं उनको भी वोट मत दो। वो क्या है, ये सारे सांप्रदायिक लोग हैं, पैसा बनाने वाले हैं, ये काम नहीं करेंगे। अगर आपने काम करना है, कुछ कराना है, एक ही नेट के नीचे आपको काम मिलेगा। इसमें लोक नीति में हमारे को सैलरी नहीं चाहिए, हमारे को कुछ नहीं चाहिए। और ये नेता जब अपना काम करना होता है तो क्या करते हैं, अपनी सैलरी को सब इकट्ठे हो जाते हैं, फट बढ़ा देंगे 5 साल के बाद। क्या तुक है भाई, यहाँ 28 साल के बाद नौकरी करता है, उसको क्या नाम पेंशन बंद कर दी कईयों की। ये क्या हिसाब है, देश का पैसा जो इनकी जेब में जा रहा है। बाकी आप लोगों को ये भी मालूम नहीं होगा कि अभी भी हमारा देश गुलाम है। आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, एलिजाबेथ को 1 अरब 30 लाख रुपए जो है टैक्स के रूप में जाता है अभी भी, आम पब्लिक को नहीं मालूम है। वो काहे का एक रेलवे है, अमरावती महाराष्ट्र से चलती है, उसका सारा खर्च जो है अभी हमारी सरकार को देना पड़ता है, जबकि सारा मेंटेनेंस जो उनको करना है। ये आम पब्लिक को नहीं मालूम। आप गूगल में सर्च करिए, आपको पूरा मिल जाएगा एलिजाबेथ का। तो टैक्स अभी भी जाता है। वो एक नेहरू ने, कोई उस टाइम नेहरू था प्राइम मिनिस्टर जब 1950 में, वैसे नेहरू हकदार नहीं थे ये पॉलिटिक्स। ये महात्मा गांधी मना किया था पॉलिटिक्स में नहीं आना। असली जो नेता हमारे सरदार पटेल, ऐसे ऐसे नाम है, नेताजी चंद्रशेखर सावरकर, जिन्होंने असली कुर्बानी की है। इन्होंने कोई भी हड़ताल की हो, कोई भूख हड़ताल की हो या कुछ की हो, बताओ मेरे को आप। कोई नहीं, सिर्फ ये मक्खन खाने वाले लोग हैं। अगर कोई कांग्रेसी भी है, अगर कोई बुरा मानता है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, बुरा नहीं मानना मेरी बात का। ये आपको फैक्ट बता रहा हूँ मैं। आप बंगाल जाइए, इतनी गरीबी है जिसका कोई हिसाब नहीं। गाँव गाँव में ना बेचारों को, जो हम कभी बस जूठा भी छोड़ते हैं ना नीचे, तो उसको खा लेते हैं। तो इसलिए आपसे मेरा ये निवेदन है हाथ जोड़ के कि अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा, और जो आगे आना चाहते हैं, इलेक्शन में खड़ा होना चाहते हैं, उनको हम टिकट देंगे। कोई पैसा नहीं है, सिर्फ आपको 100 रुपये देना है ज़िंदगी के लिए। कोई टिकट के लिए, जैसे और पार्टियां पैसा लेती हैं ना, तो पैसा लेके फिर वोट तो उनकी जेब में, पैसा भी उनकी जेब में। बाकी ज़्यादा नहीं कहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा जोड़े। तो अब आप बोलिए वंदे मातरम। अरे क्या खाना ही नहीं खाया यार, अभी चाय भी पिला दी आपको। बोलो जोर से वंदे मातरम। देशभक्ति जगाओ अपने अंदर, तभी देश का कल्याण होगा। बोलो वंदे मातरम। अरे आवाज नहीं आई, ये नहीं, एक बार हो, जोर से बोलना है, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। सबको जय माता दी और बड़ों को मेरा प्रणाम। मैं इंदिरा चौहान हूँ, असीम वुड कॉलोनी से हूँ। आज पहली बारी आई यहाँ पे, और जो भी यहाँ पे बताया बहुत अच्छा बताया, सारे बच्चन अच्छे जी। और ऐसे ही होना चाहिए जैसे यहाँ पे बताया, जैसे हमारे बड़ों ने बताया, थापटा जी ने, सब कुछ। तो ऐसे होना चाहिए जी, मतलब इस संसार में और इसमें अच्छा चलना चाहिए। मतलब जैसे जैसे घटनाएँ हो रही है ना, देखो। और छोटे छोटे बच्चों के साथ रेप हो रहे, और क्या नाम, बच्चे जो क्या नाम बेरोज़गार है, उनके लिए भी अच्छा होना चाहिए जी, है ना। उनके नौकरियों के लिए भी होना चाहिए, जो बुजुर्गों की पेंशन है वो भी होनी चाहिए जी। और बाकी जो यहाँ पे बताया बहुत अच्छा बताया, मेरे को बहुत अच्छा लगा, पहली बारी आया हम। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, इतना ही बोलना चाहूँगी। काजल। सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। और यहाँ पे बहुत कुछ बताया गया है हमारी पार्टी की तरफ से। मैं काजल, राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी की तरफ से मैं सांगटी वार्ड से लड़ने के लिए खड़ी हुई हूँ। और इसके लिए मैं अपने आप को बहुत ही गौरव महसूस करती हूँ कि मैं इस पार्टी से जुड़ी हूँ। इसके विचार सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं होते हैं कि हम आपसे बात कर रहे हैं तो बस हो गया। हम लोग को जुड़ना होगा, एकत्रित होना होगा, और अगर अभी नहीं जागे तो फिर कभी नहीं जागे।
बस इतना ही कहूँगी, बाकी आप सभी बुद्धिजीवी लोग हैं, सभी जानते हैं, समझते हैं हर एक चीज़ को। धन्यवाद। धन्यवाद काजल। आप सांगटी वार्ड से लड़ने के लिए खड़े नहीं हुए हैं, आप लोगों को जोड़ने के लिए खड़े हुए हैं और आपको बड़ी शुभकामनाएं। नमस्कार सर, मैं विद्या ठाकुर इधर कैथू से हूँ। तो मुझे ये लोक नीति में इसमें इन्होंने एलसी शर्मा जी ने बुलाया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। मैं एक एमसी से ग्रुप था हमारा, तो मैंने उसमें काम किया था। उस दौरान हमारी इनसे मुलाकात हुई थी, तो उसमें हमारा मतलब जैसे बीपीएल लोगों के लिए काम करते थे, तो उसमें हमारा एक ग्रुप था जिसमें हम काम करते थे उसमें। तो मैं ज़्यादा ना बोलते हुए बस इतना ही बोलूँगी कि ये जो नीति है अपनाई है, और ये जो हमारी लोक नीति पार्टी है, इसमें गरीबों के लिए आगे बढ़ने के लिए कुछ तो करना ही होगा। नमस्कार सर। धन्यवाद। अब कार्यक्रम के आखिर में आपका मैं सभी उन बंधुओं का बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने अपने विचार मंच पे आके रखे हैं। आप सभी भी कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन समय का भी अभाव है, तो इस कार्यक्रम को हम कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। और हमारे बीच में इस पार्टी के सदस्य हैं, वरिष्ठ सदस्य हैं और कार्यकर्ता हैं। प्रदीप जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि वोट ऑफ थैंक्स के लिए और सभी का धन्यवाद करने के लिए आप हमारे मुँह काफी। सबको मेरा नमस्कार। आप लोग यहाँ आए, मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि भारत निर्माण की बातें तो हमने बहुत सुनी, अब भारत रिपेयर की बात करते हैं कि हमने इसको रिपेयर करना, जो कमियां अब हो गई है, बहुत ज़्यादा रिपेयर के काम इस इंडिया का। तो आप लोगों का बहुत धन्यवाद जी। बस इतना। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी ओर से भी पुनः सभी वरिष्ठ साथियों का, अपने इस लोक नीति पार्टी से जुड़े सभी लोगों का, और जो आप सभी यहाँ पधारे हैं, विभिन्न जगहों से हैं, संगठनों से हैं, संस्थाओं से हैं और विभिन्न वार्ड से हैं, शिमला शहर से हैं, कुछ शिमला शहर से बाहर से भी हैं। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो महिला शक्ति आधी आबादी यहाँ पे अपने अपने ग्रुप्स को रिप्रेजेंट कर रही थी, आप सभी का भी आभार। विशेष तौर पर मीडिया वाले जो हमारे साथी हैं, जो चले भी गए हैं अब शायद, तो उनका भी बहुत बहुत आभार। और जो इस कार्यक्रम में हमारा हिस्सा बने हैं और यहाँ के ऑर्गेनाइजर जो हैं, आपका भी बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद विशेष तौर पर इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए। हम कोशिश करेंगे कि इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपके पास पहुँचे, जहाँ भी आप हैं और जहाँ जहाँ से आप संबंध रखते हैं, हम वहाँ पहुँचने की कोशिश करेंगे। और लोक नीति कोशिश करेगी कि अगर आप सभी एक अच्छी मंशा के साथ साथ देते हैं, तो इस बार शिमला के नगर निगम चुनाव में एक नई बयार बह सकती है, एक नई व्यवस्था को जन्म दिया जा सकता है, एक नया परिवर्तन हो सकता है। और वास्तव में हम शिमला शहर को उसकी ऐतिहासिकता और परंपरागत जो इसकी एक संस्कृति है, जो इसका एक उच्च स्थान है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसको बरकरार रखते हुए इसको विश्व स्तर पर हम ले जाने में कामयाब होंगे। मैं इसी निवेदन के साथ आपसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि अपने स्थान पर खड़े होकर राष्ट्रगान के साथ हम कार्यक्रम को संपन्न करते हैं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे सब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।